नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है। त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक फिगर बना लेते हैं कि एक वर्ग के विकर्ण, ठीक है। तो एक वर्ग इस टाइप से होगा, इस टाइप से आपका एक वर्ग होगा और वर्ग का जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण आप इधर भी ले सकते हैं। यह विकर्ण जो है समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज आपका कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। ये यहां से आके मिल गया, ठीक है। और ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, ठीक है, लंबवत ऊंचाई है। तो ये जो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है इसको हम लोग h नाम दे देते हैं। तो ये तो वर्ग का विकर्ण भी हो गया, जिसको हम लोग विकर्ण को किससे डिनोट करते हैं, बोलिए d से। तो ये d बराबर h हो गया। बोलिए अब केवल हम लोग को फॉर्मूला लगाना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बोलिए अगर एक विकर्ण दिया गया हो तो वर्ग का दोनों विकर्ण तो क्या होता है, आपस में बराबर ही होगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का 1/2, एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। विकर्ण किसके बराबर है, ऊंचाई के बराबर। तो h गुना h हम लोग लिख सकते हैं 1/2, एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो विकर्ण जो है आपका h के बराबर है, ठीक है। और यहां से हम लोग ले लिए रेशियो। अब आते हैं त्रिभुज पे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए ऊंचाई स्क्वायर बटे √3। ये ऊंचाई है ना, बोलिए ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई कितना है, बोलिए h, ऊंचाई स्क्वायर बटे √3। बस यही रेशियो पूछा गया है। बोलिए यहाँ से 2h है ना, 2h और ये 2h कट गया तो बचा क्या, बोलिए 1/√3 और रेशियो में बचा आपका 1/2। दोनों को कोना कोनी गुना मार दीजिए, ये 2√3 से दोनों में ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2:√3, 2:√3। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तो टाइम दिया गया है तीनों का कि ए 10 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल दीजिए, ठीक है। टोटल वर्क कितना निकल जाएगा, बोलिए कि 12, 10, 60, ठीक है। 60 से सब कट जाएगा तो 60। तो अब तीनों का कार्य क्षमता निकाल देते हैं, कितना निकल जाएगा, इसका 6 और ये 5 और ये 4। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगर कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न को अगर देखते हैं तो जो व्यक्ति जितना दिन पहले कार्य छोड़ के भागता है उसका कार्य को हम लोग ऐड कर देते हैं, बोलिए एकदम। तो बताया गया है कि उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। तो ए अगर 5 दिन पूर्व कार्य छोड़कर गया है तो 5 दिन में ये कितना काम किया होगा, ठीक है। मतलब 5 दिन में ये कितना कार्य करता, बोलिए 6×5 = 30 कार्य करता। तो ये 30 कार्य को हम लोग ऐड कर देते हैं कि अब जो तीनों मिलके कार्य किया होगा वह 90 कार्य किया होगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए बताया गया है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। अगर देखिए कार्य इतने दिनों तक चला, समझिए कि सपोज दैट 30 दिन तक चला, तो 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया, ठीक है। 5 दिन पहले, ये 5 दिन है, 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ दिया और ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 दिन ए जब कार्य छोड़कर चला गया उसके बाद 2 दिन तक जो है बी कार्य किया। इसका मतलब बी जो है अंतिम से 3 दिन पहले कार्य छोड़ा
और एक दिन में बी अगर 5 यूनिट कार्य करता है तो 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, 15। तो इसका कार्य भी हम लोग जोड़ देते हैं। तो टोटल कार्य हम लोग के पास कितना हो गया, बोलिए 5 और 6 4 10। टोटल कार्य हम लोग के पास हो गया भैया 105 यूनिट। और ये 105 यूनिट कार्य वैसा है जब तीनों एक साथ मिलकर किया है। तो तीनों एक साथ जब मिलकर कार्य करता है तो कितना कार्य होता है एक दिन में, बोलिए 6 4 10 और 5 15। अगर हम इसको 15 से भाग देंगे तो 7 75 कार्य 7 दिन में पूरा हो गया। बोलिए समझने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए नहीं। अगर कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे, इसको बनाया जाए। प्रश्न है, यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 4√2 + 4 सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए समकोण समद्विबाहु है, ठीक है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये भुजा आपका समकोण है और ये दोनों भुजा जो है समद्विबाहु है, मतलब समान आकार का है। ये अगर ए है तो ये भी आपका ए है, और ये जो कर्ण है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपका बी है, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजा का योग। देखिए अगर ए और ए तो 2a और प्लस बी क्या हो गया परिमाप। अगर ये परिमाप इसके बराबर दिया गया है तो हम लोग यहां से तुलना भी कर सकते हैं कि अगर b आपका 4 होगा तो ये 2a आपका कितना होगा, बोलिए मतलब कि 4√2। अगर 4√2 है तो एक भुजा आपका 2√2 हो सकता है, बोलिए 2√2 + 2√2 और प्लस आपका जो ये 4 है। तो क्या ये एक ट्रिपलेट बनाता है, तो देख लेते हैं हम लोग कि ये जो है 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 का स्क्वायर क्या ये कर्ण के बराबर है, 4 के बराबर है। तो देखिए 4 और √2 कितना हो जाएगा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये हो गया आपका रूट के अंदर 16, तो 4 के बराबर है, 16 निकलेगा बाहर, कितना होगा, बोलिए 4, और ये 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ तो कर्ण की लंबाई कितना होगा, तो यही जो 4 होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, बोलिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है यदि आल्पिन के मूल्य में 4 रुपया प्रति दर्जन की कमी हो गई हो तो 48 रुपये में 12 आल्पिन है, ठीक है, 12 अधिक आल्पिन खरीदी जा सकती है। मूल्य में कमी होने के बाद आल्पिनों का प्रति दर्जन मूल्य क्या है, ठीक है। इस सवाल को हम कई बार बता चुके हैं। कैसे बताए हैं, ऑप्शन से बताए हैं। ऑप्शन से बनाने में बड़ा आसान आता है ना, तो इस बार प्रोसेस से बता देते हैं, ठीक है। देखिए कि एक व्यक्ति था, वह हर बार 48 रुपये का आल्पिन खरीदता था, ठीक है, हर बार वह 48 रुपये का आल्पिन खरीदता था। तो इस बार क्या हुआ है कि आल्पिन के मूल्य में 4 रुपया प्रति दर्जन कमी हो गई है, जिससे वह 12 आल्पिन, कहने का मतलब 1 दर्जन आल्पिन जो है अधिक खरीद सकता है। कब, जब प्रति दर्जन मूल्य में 4 रुपये का कमी हो गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहले जो है ना, क्या मान लें, आल्पिन का मूल्य क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है उसी को मान लेते हैं। मूल्य में कमी होने के बाद आल्पिन का मूल्य क्या था, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कमी होने के बाद जो उसका मूल्य था वह x रुपया था, और पहले क्या होगा, तो बोलिए 4 रुपया अधिक होगा, ठीक है। प्रति दर्जन मूल्य मान लिए हैं कि कमी होने के बाद x रुपया है, और बढ़ने के बाद जो है जिसमें कमी नहीं हुआ होगा उस समय 4 रुपया प्रति दर्जन अधिक होगा। तो 48 रुपये का अगर वह खरीदता होगा तो कितना दर्जन खरीदता होगा, बोलिए कि खरीदता होगा भैया 48 रुपये का x रुपया प्रति दर्जन था। तो पहले जो है मतलब वर्तमान में अभी इतना खरीद रहा है, वर्तमान में अभी इतना खरीद रहा है, और जिस समय दाम अधिक होगा तो कम खरीदता होगा। कितना कम खरीदता होगा, तो ये हो गया आपका 48 रुपये का, तो उस समय भी खरीदता होगा, बोलिए x + 4 का खरीदता होगा। तो दोनों कंडीशन में बताया गया है कि 12 आल्पिन अधिक खरीदी जा सकती है, इसका मतलब 1 दर्जन, ठीक है। दर्जन में जब हम लिए हैं तो ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लेके इसको सोल्व कीजिएगा। और डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे बनाए हैं तो इसको तो कई वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ गया आपके पास एलसीएम, ठीक है।
तो ये आ गया, अगर गुना कीजिएगा तो यहाँ से आ गया आपके पास 48x और प्लस 48 चौक कितना होता है, 48 चौक लगभग 192 होता है। ठीक है, 192 हो गया और ये आपका ये कट गया, ये हो गया आपका 48x और ये किसके बराबर हो गया, बोलिए 1 के बराबर। इसको उठा के इधर कर दें, बोलिए हाँ इसको उठा के उधर कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पास x² और प्लस 4x, यहाँ से ख़त्म कर दिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट 1 था तो 1 से उधर गुना कर दिए, एक स्टेप हम लोग का बच गया। ठीक है, यहाँ से और स्टेप बचने वाला है, बोलिए देखिए 48x प्लस में 48x माइनस में ख़त्म हो गया, तो यहाँ से एक डायरेक्ट बन गया, बोलिए x² और प्लस का 4x। ठीक है, और ये जो है प्लस में इधर है तो माइनस में आ जाएगा आपका 192 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बराबर आपका बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय तो बटे में था तो हम लोग बीच में रख लिए थे, कोई दिक्कत, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। अब यहाँ से इसको तोड़िएगा तो 16 और 12 आएगा। ठीक है, देखिए तोड़ दीजिए कि x² प्लस 16x और माइनस का 12x और माइनस का 192 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, बोलिए 12। ठीक है, तो x माने हम लोग क्या, नया मूल x मान लिए हैं। बोलिए, चलिए इस सवाल को देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, एक आदमी किसी कृषि भूमि वाले खेत को 3,60,000 रुपया में खरीदता है। वह इसके 1/3 भाग को 20% की हानि तथा 2/5 भाग को 25% के लाभ पर बेच देता है। शेष खेत को वह किस मूल्य पर बेचे ताकि कुल पर उसे 10% का लाभ हो। देखिए आराम से समझिएगा, यह सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले वह बताया है कि 1/3 भाग को वह 20% की हानि पर बेचा और बाकी जो बचा 2/5 भाग उसको 25% के लाभ पर बेचा, और शेष जो भाग बचा तो बोलिए ये भाग कितना था, शेष भाग आपका कितना था, बोलिए कि सबको जोड़ेंगे एक में घटाएंगे, या इसको अगर आप दिमाग से सोल्व करना चाहें कि टोटल अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें। ठीक है, फ्रैक्शन से हम लोग रेशियो में डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं, इसको सीखिए कि अगर टोटल भाग एलसीएम के बराबर होगा, बोलिए 15। ठीक है, दिमाग में रखिए कि टोटल भाग आपका 15 के बराबर है। ठीक है, नीचे का जो एलसीएम आप लिए वह टोटल भाग आपका हो गया। इससे आपका टाइम बचेगा, सीखने में टाइम लग सकता है लेकिन जब आप सोल्व कीजिएगा आपका टाइम बचेगा। तो मेरा कोशिश रहता है कि हम सभी को 15 बना दें। ठीक है, तो मतलब कि 15 जो टोटल है एलसीएम से गुना करते हैं ना, सभी को हम 15 से गुना कर दें। ठीक है, सभी को हम 15 से गुना करके रेशियो में ले लेते हैं। तो अगर ये कटा आपका कितना बार में, बोलिए 5 बार में, तो ये आपका आ गया 5। ठीक है, पहला भाग जो 1/3 था वो आपका कितना आ गया 5। अगर ये आपका कटा तो 3 बार में, दूसरा भाग आपका आ गया 6। और तीसरा भाग क्या होगा, तो टोटल भाग आप कितना माने हैं, जो एलसीएम 15 के बराबर है। अगर ये 6 5 11 हो गया, टोटल भाग आपके पास 15 था तो ये 4 होगा। ठीक है, अगर ये प्रोसेस आप कर लेते हैं तो आपका लगभग 3-4 सेकंड जरूर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अभी तक ये सीखें और इतना ही सोल्व किए हैं कि वह जो खेत को जो अलग अलग बांट के जो बेचा है तो वह किस रेशियो में बांट के बेचा है, तो बोलिए 5:6:4 के अनुपात में बांट कर बेचा है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताया गया है कि ये जो 1/3 भाग वाला है टोटल कितना है, बोलिए टोटल 15 के बराबर है। ठीक है, टोटल 15 के बराबर है। अब इसको हम इस अनुपात में बांटेंगे, तो जिसका जरूरत होगा केवल उसी को बांटेंगे, काहे के लिए सबको बांट के अलग अलग करेंगे। बताया गया है कि ये 1/3 भाग जो 5 निकाले हैं वह 20% की हानि पर बेचा है, तो आप इसको 80% भी लिख सकते हैं। अगर 100 सीपी रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो थोड़ा सा डिजिट क्या आएगा, लंबा आ जाएगा। तो इसको ऐसा कीजिए कि 20% की हानि तो इसको -20 कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 2/5 भाग जो 6 अनुपात के बराबर है, इसको 25% के लाभ पर बेचा है, तो इसको 25 कर देते हैं। और ये जो शेष भाग मतलब रेशियो में 4 आया है, पूछा गया है कि इसको किस रेट से बेचे कि ओवरऑल जो हो उसे 10% का लाभ हो। ये ओवरऑल है ना, ये 10% का लाभ हो। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि वह किस रेट में बेचे, तो 20×5 माइनस का 100, ठीक है। अगर यहाँ पे रेशियो को आप प्लस कर सकते हैं तो प्लस भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए प्लस कर दीजिएगा ना, आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे रेशियो हटा के हम प्लस ही कर दिए। चलिए ओवरऑल निकाल रहे हैं ना, तो प्लस ही कर देते हैं। तब बोलिएगा क्या है, आप बराबर कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम सभी को प्लस ही कर दिए। चलिए प्लस, और ये प्लस दिखा रहा है क्या, समझ रहे हैं क्या प्लस दिखा रहा है कि ये 25% लाभ पर बेचा, इसलिए प्लस किए थे। तो अगर इसको आप गुना कीजिएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा, बोलिए 25 × 150, और ये आपका आ जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका 150 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्लस का 150 और माइनस का 150 उधर जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस का 100 उधर जाएगा, तो किस में आएगा, बोलिए प्लस का 100 में। तो x बराबर यहाँ से आगे जाएगा आपका 25। तो यहाँ जो ये जो शेष भाग जो आप निकाले हैं, ठीक है, कि ये जो x है, मतलब ये शेष भाग को किस रेट पर बेचा जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 25% के प्रॉफिट पर ये शेष भाग को बेचा जाए। यहाँ तक निकालने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकाल दिए कि ये जो शेष भाग जो है इसको 25% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। 25% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ देखिए सवाल इतना मस्त है कि यहाँ पे रुपया पूछ लिया गया है, ये रुपया पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि 3,60,000 रुपया को हम लोग इस रेशियो में तोड़े हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल 15 के बराबर है, ये 15 मेरा 3,60,000 को दिखा रहा है, ठीक है, 3,60,000 को दिखा रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि हमें 4 भाग को निकालना है और उस 4 भाग को निकाल के उससे 25% लाभ कमाना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए कि अगर कटाइएगा तो भाग भी दे सकते हैं 15 से, ठीक है। 15 15 15 दूना 30, ठीक है, 30 और चौके 60, और ये 000 आपका चिपक जाएगा। 1 का वैल्यू ये आ गया। लेकिन हमें इस रुपये को पकड़ना है कि ये जो लास्ट वाला जो है, मतलब जो शेष भाग जिसको हम लोग रेशियो में 4 यूनिट लाए हैं, ये 4 यूनिट जो खेत होगा तो उसका भी क्रय मूल्य होगा। तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए कि 24 चौके 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96 पर 000। मतलब ये जो 4 हम निकाले हैं ये 96,000 के बराबर है, समझ पा रहे हैं। और इस 96,000 पर वह 25% लाभ कमा के बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, वही पूछा गया है कि शेष खेत को, तो शेष खेत का क्रय मूल्य तो 96,000 रुपया है, वह शेष खेत को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 10% का लाभ हो। तो इस शेष खेत को वह 25% के लाभ पर बेचेगा, तभी उसको ओवरऑल 10% का लाभ होगा। आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर 96,000 रुपया है और इसका 25% लाभ करने का मतलब 125/100, 125/100 कटाइएगा कितना आएगा, बोलिए 5/4 आएगा। कोई दिक्कत। और अगर इसको 4 से आप कटा दीजिएगा तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 चौके 16, और ये आपका आ गया कितना 24, और 24 को अगर आप 5 से गुना कीजिएगा तो 3 0 चिपकने वाला है, और 5 चौके 20 का 0 हाथ में डाल दो, 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार यस लिख के सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इस सवाल को देखिए। प्रश्न क्या है, ए बी से दोगुनी गति से दौड़ता है तथा बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। सी द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को तय करने में ए को, मतलब ए कितना समय लेगा, ठीक है। तो यहां चाल का अनुपात दिया गया है, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तो तीनों को हम लोग एक रेशियो में कर देते हैं। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है, ठीक है। अगर बी 1 चाल से दौड़ता है तो बी 2 चाल से दौड़ता है। फिर बताया गया है कि बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। बी जो है अगर सी 1 चाल से दौड़ता है तो बी आपका 3 चाल से दौड़ता है, ठीक है। और तीनों को हम लोग अगर एक रेशियो में करना चाहें तो ये सी खाली हो गया, तो यहाँ कौन भरेगा, बोलिए इसका पड़ोसी ए, ये मैदान खाली है,
इसको कौन भरेगा, तो इसका पड़ोसी। ठीक है, इस टाइप से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूरा पढ़े हैं। तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये तीनों चाल आपका रेशियो में आ गया। ठीक है, अब बताया गया है कि C द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को, अगर C एक मतलब कि चाल हम मिनट में मान लें, तो 1 मिनट में अगर ये 1 यूनिट दूरी तय करता है, 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसका चाल क्या है, 1 है। अब इसको किलोमीटर में मानिए, मीटर में मानिए, सेकेंड में मानिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, मील प्रति घंटा में, जिसमें मानना है उसमें मानिए। तो हम लोग किलोमीटर प्रति मिनट मान लिए। ठीक है, तो अगर 1 मिनट में ये 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो 72 मिनट में, बोलिए दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय, चाल इसका 1 है। तो यही दूरी को अगर ये तय करे, ठीक है, ए का चाल कितना है, बोलिए 6, तो कितना समय लेगा, बोलिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये आपका दूरी है, और चाल अगर 6 से भाग दे देंगे तो कितना बार में खाएगा, तो बोलिए 12 पंच 60, बरछक 72, 12 बार में खा लेगा। ठीक है, और ये रहा आपका सही जवाब। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये रहा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, वह 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जिसे 16, 24, 30 अथवा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वह जो संख्या होगा जो 16, 24, 30 और 36 से पूरा कटेगा, वह संख्या इसका एलसीएम होगा। तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। बोलिए कि 16, 24, 30 और 36, तो बोलिए इसको तोड़िए। बोलिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, ये 24 कितना होता है, 6 चौक 24, तो 6 चौक 24। ठीक है, तो 8 तिया 24, तो यहाँ से हो गया 3 दूना 6, 6 चौक 24। ठीक है, और ये होता है आपका 6 पंच 30। ठीक है, 5 तो आएगा, 5 तिया 15, 15 दूना 30। ठीक है, और ये 36 आता है। ठीक है, तो 36, 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, इस टाइप से आएगा। यह हो सकता है कि 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो मैक्सिमम को पकड़ते हैं। बोलिए 2 पर पावर 4 है, अगर 2 पर पावर 4 को हम ले लिए तो ये 3 2 भी इसमें आ गया, ये 2 भी आ गया, इसमें 2 बार 2 है, तो 2 पर पावर 4 कितना होता है, बोलिए 16। ठीक है, अगर आपको इस टाइप से टाइम लगता है तो बच्चा बुजुर्ग दिमाग लगाए खटाखट कटा के निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखिए 3 यहाँ एक बार, 3 यहाँ एक बार, 3 यहाँ 2 बार, तो हम मैक्सिमम को लेते हैं तो 9 हो गया। 3 जहाँ भी है सबका मैदान साफ, बाकी बचा आपका कितना, बोलिए 5। 5 कितना बार है, 1 बार है। ठीक है, 16 पंचे 80 और 8 नंबर 72, तो एलसीएम आ गया आप लोग के पास 720। तो 720 वह संख्या है, उस संख्या को अगर 24 से भाग दिया जाए, 36, 32 जितना भी देख रहे हैं, अगर सभी से भाग दिया जाए तो 720 को पूरा वह संख्या भाग दे देगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि वह संख्या 10 शेष दे, तो अगर इसमें हम 10 जोड़ दें, 720 में अगर हम 10 जोड़ दें तो वह संख्या हर कंडीशन में 10 शेष देगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 720 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है और उसमें 10 जोड़ा हुआ है जो 5 अंक में चला गया है संख्या। ठीक है, यहां तक अगर 730 रहता तो हम घटाक से मार के आंसर निकल जाते हैं, लेकिन यहां पे देखिए ऑप्शन क्या मस्त सेट किया है। तो अगर इस टाइप का सवाल आप लोग के पास आ जाए तो इतना माथा पच्ची भी आप लोग को नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो देखिए ये 10 शेष बच रहा है ना, आप सभी से 10 घटा दीजिए, ऑप्शन से सोल्व कीजिए इसको। सभी में आप क्या कीजिए, 10 को घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, बोले सिंपल सवाल है। 10 को अगर हम घटा दिए तो यहाँ बच जाएगा 99 और 2, यहाँ 69 हो जाएगा 79 से केवल, और ये आपका हो जाएगा 99 360, और ये हो जाएगा आपका 99 259। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 99 340। कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, सब में 10 घटा दिए। अब ये जो संख्या है, ये संख्या मेरा इससे पूर्णतः विभाग है 720 से, क्योंकि अगर ये है इस सबसे विभक्त तो ये भी इसका एक मल्टीपल होगा, और मल्टीपल होगा तो 720 का ये चारों में से एक संख्या 720 का मल्टीपल है ना, तभी तो
अरे कोई ना कोई एक संख्या 720 का मल्टीपल है। अगर 720 का मल्टीपल है तो 720 किसका इसका फैक्टर है, इस सभी का। ठीक है, तो 5 का तो देखने के लिए इकाई अंक देखिए, अगर यहाँ से आपको नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यही सब में 10 घटा दिए, बोलिए हाँ सब में 10 घटा दिए। तो अगर सब से 10 आप घटा दिए तो आप सबसे पहले देखिए कि इसमें तो देखिए 0 है तो ये 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल है तो ये 2 ऑप्शन तो फटाक से कट गया कि ये तो कभी 5 से नहीं कटने वाला है, क्योंकि इकाई अंक इसका 0 है, 5 है तो ये लास्ट में 9 है, फलना है चिलना है, इतने कटेगा। बाकी बच गया आपके पास ये और ये। इसमें देखिए मैक्सिमम संख्या कितना है, 8 दूना 16, 2 से कटने वाला है, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, मैक्सिमम को पकड़िए, मैक्सिमम आ गया आपके पास 8। उसके बाद देखिए 36 है, नचा के 36, ये आप यहाँ से ही देखिए कि 8 9 72, मैक्सिमम को तोड़िए, 8 9 72, तो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। सबसे पहले हम 9 से चेक कर लेते हैं, 9×36 यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं 9×36 से। ठीक है, कि ये 36 अगर इसका एक फैक्टर है तो ये 9 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, इस टाइप से। तो सबसे पहले हम संख्या देखते हैं 9, क्योंकि 9 को चेक करना बड़ा आसान होता है, जो संख्या 9 से कटता है उसके अंकों का योग 9 होता है। तो यहाँ देखिए कि ये 9 9 और 6 4 3 7, ये खत्म हो गया। अब इसको देखिए कि 9 9 और 6 3 9, तो मात्र एक संख्या वैसा है जो आपका 9 से कटता है, और यही इस सवाल का सही जवाब है। बोलिए अगर 60 है तो इसमें 10 जोड़ा गया है तो 70 होगा। ठीक है, तो 99 770 इस सवाल का सही जवाब है। चलिए, जितना हो सकता था आसान तरीका हम बताने का कोशिश किए कि आप इसका फैक्टर खोजिए। ठीक है, और वही इस सवाल को सोल्व करने का बेस्ट तरीका है, और बाकी एलसीएम के चक्कर में आपका टाइम अधिक लग सकता है, और उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है तो आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपया की वृद्धि उस वस्तु पर होने वाला 7.5% हानि को 7.5% लाभ में बदल देता है, वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में क्या है। देखिए इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस भी आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। बोलिए 7.5 का मतलब क्या होता है भैया, 15/2, और परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाने के लिए अगर हम नीचे 100 चिपका दिए तो ये कट गया 5 से 3 बार में, ये 5 से कट गया 20 बार में, तो आ गया आप लोग के पास 3/40। ठीक है, 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, तो बोलिए 3/40। अब देखिए एक बार उसको 3/40 का लाभ है और एक बार 3/40 का हानि है। ठीक है, 7.5% का लाभ और 7.5% का हानि। ये पहले उसको 7.5% का हानि हो रहा था, जैसे उसके विक्रय मूल्य में, मतलब वो अपना दाम बढ़ा लिया कि लेना है तो 3 रुपया, अब दाम बढ़ गया। जैसे वो अपना दाम 3 रुपया बढ़ाया तो अब जो है उसको 7.5% का लाभ होने लगा। देखिए वह अगर 40 रुपया पूंजी लगाता था पहले, समझिएगा ये सीपी है और ये एसपी है, अगर वह 40 रुपया पूंजी लगाता था तो उसमें जो है उसका क्रय मूल्य भी 40 रुपया तक वापस नहीं आता था, 3 रुपया कम आता था। इसका मतलब उसके पास 37 रुपया वापस आता था, मतलब वह 40 का माल 37 में बेचता था, तभी तो 7.5% का उसको हानि होता था। इसको आप रेशियो में रख लीजिए। वह अपना दाम को क्या किया, बढ़ा दिया 3 रुपया, अब उसको क्या होने लगा 7.5% का लाभ, तो 7.5% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/40 होता है। इसका मतलब अगर वह इस बार भी पूंजी 40 लगाया है तो इस बार उसको 3 का लाभ हो रहा है, 40 पे 3 का लाभ हो रहा है, तो अब उसका माल जो है 43 में बिकने शुरू हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल में यहाँ देखिए कि पहले वह 37 में बेचता था, अभी वह 43 में बेच रहा है। इसका मतलब वह दाम कितना बढ़ाया, बोलिए 3 इधर 3 इधर, 6 रुपया दाम बढ़ाया। अगर ये 6 रुपया आपके 3 रुपया के बराबर है तो क्या पूछा गया है, तो यहाँ से आप मतलब कि 6 यूनिट, ये रेशियो में है ना, 6 यूनिट आपके 3 के बराबर है, तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल सकते हैं कि आधा है। ठीक है, 1 का मान आधा है। तो क्या पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य दोनों कंडीशन में तो 40-40 है, तो अगर 1 का मान आधा है तो 40 का मान कितना होगा, बोलिए 20, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य भैया 20 रुपया है। ठीक है।